प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए विभिन्न बच्चों के रिक्वेस्ट पर राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 2 परीक्षा के लिए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर कोई लंबा लगे तो आप उसको पूरा पढ़ लीजिए और मेन जो लाइन है उसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिए, उसको छोटा कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और राजनीतिक विज्ञान के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। ये जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों का तैयार किए हैं वे विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से तैयार किया गया है। मतलब जो बाज़ार में भी गेस्ट पेपर आया है उसी से लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी देश के संविधान का क्या महत्व है। तो संविधान में ही बताया जाता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की क्या क्या शक्तियाँ और उनके क्या क्या दायित्व होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान निमात्री सभा से आप क्या समझते हैं। तो संविधान सभा उसे कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। फिर है आपका, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसका निर्वाचन होता है बच्चों अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की मुख्य विशेषता यह है कि यह चुनाव जनता के द्वारा सीधा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। चौथा है, प्रतिनिधित्व के समानुपातिक पद्धति का वर्णन कीजिए। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, इस पद्धति को हेयर पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत समान पद्धति की तरह उम्मीदवारों का चुनाव नहीं होता। इस पद्धति के अंतर्गत एक छोटा कोटा निश्चित किया जाता है। इसमें निश्चित मत संख्या या उससे अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही निर्वाचित होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राजनीति शक्ति का विज्ञान है, व्याख्या करें। तो समकालीन राजनीतिक विद्वानों में प्रमुख वे हैं जो शक्ति को राजनीति की केंद्रीय अवधारणा मानते हैं। शक्ति से संबंधित विषयों और शक्ति संघर्षों का अध्ययन राजनीति मानी जाती है। इस सिद्धांत की मुख्य रूप से पेरेटो, मेस्का, जॉर्ज कैटलिन, चार्ल्स ई मेरियम, लॉसवेल, मोरिगेंथो, रसेल और वाटकिंस ने की है। रॉबर्ट ए डेल के शब्दों में राजनीतिक शक्ति की तलाश है। मैक्स वेबर ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति विभाजन में हिस्सा लेने या उसे प्रभावित करने का संघर्ष है, चाहे वह राज्यों के बीच हो या राज्य के अंदर समूहों के बीच। लॉसवेल के अनुसार राजनीति शक्ति को बनाने तथा इसमें हिस्सा लेने का अध्ययन है। अब शक्तिशाली दृष्टिकोण की अनेक त्रुटियां सामने आई है। यह स्पष्ट हो गया है कि शक्ति और प्रभाव पर निर्भर सभी संबंध राजनीतिक नहीं होते। यह दृष्टिकोण अधूरा है। छठा है, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं कैसे। अथवा इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, कानून और स्वतंत्रता के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है बच्चों, राज्य का कानून और मनुष्य की स्वतंत्रता विषय पर अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कुछ विद्वानों ने राज्य का कानून और मनुष्य की स्वतंत्रता दोनों के मध्य स्वाभाविक विरोध माना है, परंतु कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए कानून का होना अत्यंत अनिवार्य है। कानून एक बुराई है। अराजकतावादी के अनुसार राज्य और उसके कानून जन स्वतंत्रता के विरोधी हैं। इन्होंने राज्य के अस्तित्व को समाप्त करने पर बल दिया। यद्यपि इसके लिए उन्होंने हिंसक क्रांति की प्रवृत्ति अपनाने के स्थान पर शांतिपूर्ण उपायों से राज्य की समाप्ति पर जोर दिया। उनका कहना था कि समाज का संगठन ऐच्छिक सहयोग और स्वतंत्रता के आधार पर किया जाए, राजनीतिक आधार पर नहीं। दूसरा है, व्यक्तिवादी लेखक के अनुसार राज्य के कानून और व्यक्ति की स्वतंत्रता में मौलिक विरोध है। ये भी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, अर्थात इनके मतानुसार राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। कहने का स्पष्ट यह है कि ये राज्य संस्था को समाप्त करने की बात नहीं करते, अपितु इसके अधिकार को सीमित करने की बात करते हैं। उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी है। कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक, यहाँ विरोधी है बच्चों, यहाँ से पूरकता के बारे में बताया जा रहा है। तो ऊपर की विचारधाराओं के ठीक विपरीत एक ऐसी विचारधारा भी है
जिसे आदर्शवाद की संज्ञा दी गई है, जो कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पर्याय मानती है। इसी विचारधारा के समर्थक हैं रूसो और हिंगल। रूसो कहते हैं शासक और प्रजा के बीच कोई मौलिक भेद नहीं है। उनके अनुसार लोगों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। उसी प्रकार हिंगल भी इस विचार के समर्थन में कहते हैं शासक तो नैतिकता का संरक्षक है, स्वतंत्रता का चरम विकास राज द्वारा ही संभव है। निष्कर्ष, उपयुक्त तीनों विचारधाराओं के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त तीनों विचारधाराओं में कुछ न कुछ दोष विद्यमान है। प्रथम विचारधारा में कानून और व्यक्ति की स्वतंत्रता में मौलिक विरोध बताया गया है, तो जो उचित प्रतीत नहीं होता है। दूसरी विचारधारा, जिसे आदर्शवाद कहा गया है, भी तर्क संगत मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि इनके अनुसार कानूनों का विरोध नहीं करना चाहिए। अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के लिए कानून का होना अत्यंत जरूरी है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। रफील एक ऐसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता के समर्थक तो हैं, परंतु कुछ क्षेत्र में कानून के प्रतिबंध को तर्कसंगत मानते हैं, जैसे अपराध के क्षेत्र में, समाज कल्याण व्यवस्था के क्षेत्र में, दीवानी विवादों के क्षेत्र में, आर्थिक नियंत्रण के क्षेत्र में आदि। इस क्षेत्र में कानून अथवा प्रतिबंध सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम राज्य के हर कानून के आगे घुटने टेक दें। हमें ऐसे कानून का सदा विरोध करना चाहिए जो व्यक्ति या समाज की उन्नति में बाधा न बने। फिर है स्वतंत्रता का अर्थ, प्रतिबंधों का अभाव है, समीक्षा कीजिए। तो साधारणतया स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, अर्थात मनुष्य के व्यवहार पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना होना। लेकिन इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता का एक दूसरा अर्थ है व्यक्ति के कार्यों पर उचित प्रतिबंध होना। अब उन दोनों अर्थों पर आगे विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। कुछ विद्वानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी स्वतंत्र कहा जा सकता है जब उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। जे.एस. मिल इस स्वतंत्रता के समर्थन में कहते हैं व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं सोच सकता है और पूर्ण स्वतंत्रता मिलने पर वह अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है। स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। मनुष्य के किसी भी व्यवहार अथवा कार्यों पर यदि कोई प्रतिबंध है तो उसे स्वतंत्रता की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति के कार्यों पर उचित प्रतिबंध होना। तो ऊपर के अध्ययन के आधार पर यदि यह कहा जाए कि मनुष्य के किसी भी आचरण पर कोई प्रतिबंध ना हो तो यह उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध के अभाव में सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी। शक्तिशाली वर्ग निर्बलों और कमजोर वर्गों का शोषण करने लगेंगे। इसलिए स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ प्रतिबंध अवश्य लगाने चाहिए। उचित प्रतिबंध अत्यंत जरूरी है। उचित प्रतिबंधों के कारण ही समाज में शांति एवं व्यवस्था बनी रह सकती है। इस संदर्भ में मैकेंजी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। 8वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, इतिहास और राजनीति शास्त्र में अंतर बताइए। यद्यपि इतिहास और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, फिर भी दोनों में कतिपय मौलिक अंतर है। पहला, क्षेत्र की दृष्टि से। तो इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत युद्ध, क्रांतियों, आर्थिक परिवर्तनों, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों आदि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीतिक शास्त्र केवल उन बातों से संपर्क रखता है जिनका संबंध राज्य या अन्य राजनीतिक संस्थाओं तथा उन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने के तथ्यों से है। दूसरा, उद्देश्य के दृष्टिकोण से दोनों शास्त्रों के उद्देश्य में भी भिन्नता है। इतिहास वर्णनात्मक है, यह केवल घटनाओं का वर्णन करता है, किसी घटना के दार्शनिक पहलू की जांच नहीं करता। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र नैतिक भी है, यह केवल यह अध्ययन नहीं करता कि राज्य क्या है, पितु यह भी बतलाता है कि राज्य को क्या होना चाहिए। तीसरा है अध्ययन विधि के दृष्टिकोण से। तो इतिहास एक वर्णनात्मक शास्त्र है, यह घटनाओं को केवल क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत राजनीतिक शास्त्र विचारात्मक तथा अनुभाविक विधियों का भी अनुसरण करता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र और इतिहास की पद्धतियाँ विषय क्षेत्रों एवं उद्देश्यों में परस्पर पर्याप्त अंतर है। 9वां क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। तो गणतंत्र का सबसे प्रथम उद्देश्य था नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। इसके अंतर्गत यह बात सम्मिलित है कि जन सामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना और शासन की स्वैच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायपालिका का दायित्व है। न्यायिक सक्रियता के विविध पहलू। पहला, शासन की
स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। न्यायिक सक्रियता का एक उद्देश्य स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है। संविधान द्वारा उचित कार्यपालिका अधिकारों को कुछ विशेष स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन स्वविवेकीय शक्तियों का औचित्य हो सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कार्यपालिका अपनी इन स्वविवेकी शक्तियों के आधार पर स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपना लेती है। ऐसी परिस्थिति में न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि विवेकात्मक शक्तियों के अंतर्गत सरकार की कार्यवाही विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा यह कार्यवाही को संपन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाए यह कार्यविधि भी विवेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होने चाहिए। दूसरा है जनहितकारी। तो न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत इस विचार को स्वीकार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता हो। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से वक्तव्य जारी किया है कि गरीब, विकलांगता तथा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों के मामले में कोई भी जनसाधारण न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि जनहितकारी अभियोग न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है। न्यायिक सक्रियता की दृष्टि से 1996 से 2000 की कार्यावधि अभूतपूर्व कही जा सकती है, जिसमें जनहित याचिका के माध्यम से शीर्ष पर व्याप्त भ्रष्टाचार को निशाना बनाया जाने लगा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जनहितकारी विवादों में प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अधिकार देकर औचित्यपूर्ण कार्यविधि के सिद्धांत की स्थापना एवं दुर्बल पक्षकारों को समान धरातल पर लाकर आम जनता की काया पलट करने में भारी योगदान किया है और संसार के अन्य सभी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अद्वितीय एवं जनहितकारी बन गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो संसद का निचला या पहला सदन लोकसभा है। लोकसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। संघ सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर लोकसभा को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या राज्यसभा में भी भेजा जाता है, जिसे वहाँ 14 दिनों के भीतर पारित होना चाहिए। यदि वह उसे स्वीकार नहीं करती है तो 14 दिन बाद उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। लोकसभा का मंत्रिमंडल के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। मंत्रिमंडल अनेक कार्यकाल तथा कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी ठहराया गया है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव पास करके, बजट में कटौती करके तथा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उन पर अपना नियंत्रण रखते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक आदि पर महाभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस के थे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।